नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मॉडल पेपर। तो साथियों, ये साइकोलॉजी से बनने वाले क्वेश्चन का मॉडल पेपर है और जो रीट मुख्य एग्जाम होने वाला है फरवरी 2023 में, तो उसमें इस पेपर से या ये जो टेस्ट सीरीज चली है इनमें से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और संभावना बनी रहेगी कुछ प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल ही जाएंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और ये जो मॉडल पेपर है इसके 30 क्वेश्चन है, इनको देखिए। तो साथियों, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। तो साथियों, ये आपको ही बताना है, बाद में मैं बताऊंगा। तो साथियों, बताइए कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होगा। तो साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है वो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में किस प्रकार की बुद्धि लब्धि वाले बालक को रखा जाता है, ये बताना है साथियों। तो बताइए, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, या इनमें से कोई नहीं, क्या रहेगा आंसर बताइए साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि है वो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो साथियों, किस प्रकार के बच्चों में होती है ये अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता, बताइए। तो राइट ऑप्शन है साथियों, ये हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों में। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की विशेष योग्यता पाई जाती है या होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो साथियों, तनाव को कम करने वाले जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो क्या कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका राइट होगा। तो साथियों, इसका बी ऑप्शन है रक्षात्मक यांत्रिकता, जो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग होती है, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये बताना है। तो साथियों, ऑप्शन देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, क्या रहेगा राइट आंसर। तो साथियों, इसका राइट आंसर वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो साथियों, जो समस्या सामाजिक रूप से वंचित की नहीं है वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये समस्या नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कौन सा चर है ये पूछा है। तो बताइए, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, या मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा चर है बताइए साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आश्रित चर। जो विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं और जो स्वतंत्र चर होते हैं वो शिक्षक होते हैं। और पाठ्य पुस्तक के जो वो पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर में आ ही जाता है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो साथियों, जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो बताना है। मानक है, योगात्मक है, निर्माणात्मक है, सीसीई, कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है बताइए। तो साथियों, इसका आंसर मानक हो जाएगा, जो मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। बल्कि बात करें मूल्यांकन के जो प्रकार है तो उनमें निर्माणात्मक आ जाएगा, योगात्मक आ जाएगा और सीसीई, ये मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है,
एनसीएफ 2005 बल देता है। तो साथियों एनसीएफ 2005 है, किस विषय पर सबसे अधिक बल देता है बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 है वो बालक के स्वयं के करके सीखने पर सर्वाधिक बल देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो साथियों मूल्यांकन के त्रिकोण का जो भाग नहीं है वो बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षण अनुभव, जो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। लेकिन बात करें मूल्यांकन के त्रिकोण का जो भाग है वो त्रिकोण कौन से हैं, तो उसमें शैक्षिक उद्देश्य आ जाते हैं, मूल्यांकन आ जाते हैं और अधिगम अनुभव आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों बताइए क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ए में है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बी में है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सी में है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है यानी लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और डी का इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। तो साथियों क्वेश्चन पूछा है 10वीं में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं होने के संदर्भ में साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये असत्य कथन है। लेकिन बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में जो सत्य कथन है उनकी, तो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये दोनों इसके कथन सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 11वां है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये घिसा पीटा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो इसको विशेष रूप से आप रट लेना, समझ लेना, ये याद कर लेना। तो साथियों इसमें 2009 के अनुसार जो शिक्षक प्रति सप्ताह घंटे है कार्य घंटे वो पूछे हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। आगे क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस स्तर के आयु पर होता है साथियों बताइए। तो साथियों ये जो होता है ये 11 वर्ष की आयु पर होता है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है वो 11 वर्ष की आयु पर होता है। आगे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो साथियों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो बताना है। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या रहेगा। तो साथियों जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी स्नायुमंडल होगा, मांसपेशियों की वृद्धि होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। साथियों ये जो डेफिनेशन दी है कि ये परिभाषा दी है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था बताइए। वुडवर्थ ने कहा था, रोस ने कहा था, या एनास्टेसी ने कहा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोस ने ये बात कही है। रोस ने क्या कहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो साथियों अधिगम अंतरण का जो थार्नडाइक सिद्धांत है वो बताना है, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, जो अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, कहाँ गई। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम का जो नियम नहीं है वो बताना है, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या अभिप्रेरणा का नियम। तो बताइए साथियों कौन सा नियम नहीं है वंशानुक्रम का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
अभिप्रेरणा, जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अब बात करें वंशानुक्रम के नियम की जो है, तो उसमें भिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये वंशानुक्रम का नियम कहलाते हैं यानी होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। तो साथियों बताइए कौन सी अवस्था तक की बात हो रही है जिसमें दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है बालक की। राइट आंसर बताइए। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति वृहत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था है साथियों बताइए? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, या ये उत्तर बाल्यावस्था दे रखी है, शिशुअवस्था दे रखी है, किशोरावस्था दे रखी है, प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर बताना है। तो साथियों उत्तर बाल्यावस्था है, वो घूमने की और नई खोज करने की प्रवृत्ति बताई गई है। आगे क्वेश्चन है इसमें 19वां, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो साथियों जो अर्जित प्रेरक का उदाहरण है वो बताना है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है बताइए साथियों। तो साथियों अर्जित का मतलब यही है जन्म के पश्चात प्राप्त किया जाता है। तो भूख है वो जन्म के बाद प्राप्त नहीं की जाती, वो पहले से ही होती है। पुरस्कार ये जन्म के बाद यानी अर्जित में आता है। रुचि ये भी अर्जित में आती है। विश्राम ये अर्जित में नहीं होता, ये शुरू से ही होता है। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन बी और सी दोनों ही हो जाएंगे, पुरस्कार और रुचि। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं या तो जो एग्जाम करने वाली संस्था है वो दोनों ही ऑप्शन मानकर वैसे कर देती है या इसको बोनस के रूप में मानती है, तो घबराए नहीं साथियों। इसमें आगे क्वेश्चन रहेगा 20वां, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है साथियों किसके द्वारा होती है बताइए। तो साथियों जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो भावात्मक जागृति द्वारा होती है वर्णित। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। इक्कीसवां क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का किस प्रकार का पहलू है बताइए साथियों। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है या क्रियात्मक है? कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें ज्ञानात्मक है वो पहलू है, जो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, इस प्रकार से हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो साथियों संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? जी साथियों ये पारस्परिक अनुकूलन है, वो ये पारंपरिक जो अनुकूलन है वो ही संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो किस स्तर पर पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद है वो बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्राप्त होने के लिए क्या आवश्यक है साथियों? भाषा, पूर्वानुभव, तर्क, समस्या। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं हो पाएगा। जैसे ही समस्या आएगी चिंतन अपने आप शुरू हो जाएगा, इसलिए समस्या को इसमें आवश्यक माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है,
बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है बताना है। तो साथियों ये टर्मन के द्वारा विकसित किया हुआ है बुद्धि लब्धि। जो एक सूत्र भी है m/CA/100, इस प्रकार से सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो साथियों बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सतही दृष्टिकोण, जो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो साथियों पिछड़ेपन का जो कारण नहीं है वो बताना है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो बताइए इनमें पिछड़ेपन का जो कारण नहीं है वो बताना है। तो साथियों स्वस्थ वातावरण होना ही पिछड़ेपन का कारण नहीं है, क्योंकि जो स्वस्थ वातावरण में रहेगा वो पिछड़ने का कारण ही नहीं बनेगा। और जो पिछड़ेपन के कारण होते हैं उनमें सामान्य बुद्धि का अभाव होना, शारीरिक दोष होना, विशिष्ट पिछड़ापन होना, ये सभी कारण पिछड़ेपन के कारण बनते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो साथियों बताइए व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जल्दी से बताइए। तो शायद साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन? तो साथियों स्पीयरमैन ने किया था। अपने द्वितत्व सिद्धांत के तहत सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एस और आर थ्योरी दी थी, एस कारक आर कारक, इस प्रकार से। आगे 30वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो साथियों बताइए प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक सर्वाधिक प्रबल होता है, ये पूछा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि। जो प्रगतिशील परिवार के बच्चे होते हैं उनमें अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक सर्वाधिक प्रबल माने जाते हैं। तो साथियों हमने ये जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी से बनने वाले थे, इनको मॉडल पेपर के रूप में अभी अध्ययन किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी राज्य सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन एग्ज़ाम से ही निकाले गए क्वेश्चन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ये इम्पोर्टेंट ही है सारे और ये एकदम ऑथेंटिक है। तो ये जो अभी मुख्य परीक्षा रीट की होने वाली है उसमें भी आपको इनके जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आप बने रहिए हमारे साथ और आप ये जो वीडियो है अपने और साथियों के पास भी पहुंचाइए। और जो फीडबैक है साथियों, अभी जो ये वीडियो देखते हैं आप लोग जो भी, तो इनसे फीडबैक नहीं मिल पा रहा, आपके कितने राइट हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अपने जो फ्रेंड सर्कल है दोस्त है उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ ले सके। मुख्य परीक्षा में इनमें से अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसे साथियों आप इसको देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।